पढ़ रहे थे। This call is now being recorded. And in photosynthesis, now comes to dark reaction of photosynthesis. Light reaction पढ़ा था आपने पिछली क्लास में। Light reaction में concept of photosystem था। As per concept, there is one molecule of chlorophyll A acting as reaction center, and rest all molecules as accessory pigments or antenna molecules. Depending on the wavelength light absorbed, it is up to PS2 and PS1 या उसी को LSC1, LSC2 इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद हमने लाइट रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ा। लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो दैट प्रोसेस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो टाइप का था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। उनको स्टडी किया, उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या थे वो देखा हमने, और फिर हाउ एक्चुअली photosphorylation occurs in thylakoid membrane. For that chemiosmotic hypothesis वो भी हमने पढ़ी। हालांकि जो हाइपोथेसिस है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस चीज को स्टडी किया। अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की, फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट। जहाँ पे आपने पिछली क्लास में कंपैरेटिव पढ़ा था, वहां लिखा था कि डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज उन्होंने इनिशिएट किया। इनके लिए लाइट या डार्क कुछ नहीं चाहिए, ये लाइट इंडिपेंडेंट है। इवन डार्क भी इंडिपेंडेंट है, डार्क डिपेंडेंट नहीं है। ये 24 आवर्स होती हैं। तो लाइट रिएक्शंस लाइट डिपेंडेंट थी, बट डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट है, ब्लैकमैन रिएक्शन है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर ग्लूकोज बनेगा, और ऐसा होने के लिए जो रिड्यूसिंग पावर चाहिए, दैट इज एटीपी प्लस NADPH2, वो ऑलरेडी लाइट रिएक्शन से बनी हुई है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने बनाया। तो उस पावर को यूज करके हम इसको यूज करेंगे। तो ये बेसिकली लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन कहलाता है। अब जहां तक डार्क रिएक्शन की बात है, तो इसके लिए लाइट नहीं चाहिए, रिपीट नहीं करना है वैसे तो। हालांकि आप लिख सकते हैं कि ये लाइट इंडिपेंडेंट है। इनके लिए लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दीज आर लाइट इंडिपेंडेंट। एंजाइमेटिक था ये, एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये बायोकेमिकल रिएक्शंस थी। इनको आप एंजाइमेटिक या बायोकेमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। इसमें देखा जाए तो CO2 is reduced into glucose. ग्लूकोज लिखा है, हेक्सोज लिखा है, हम पहले क्लियर कर चुके हैं। एप्रोप्रिएट तो हेक्सोज ही है, आप फिलहाल के लिए ग्लूकोज लिख सकते हैं। ये सबको डार्क रिएक्शन में आपको पढ़ना है, और ऐसा होने के लिए जो पावर चाहिए वो हमने लाइट रिएक्शन में ऑलरेडी बन चुका है। अब डार्क रिएक्शन कहाँ होती है वो भी हमने देखा था। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में होती है या स्ट्रोमा में होती है, और उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज एंजाइम्स स्ट्रोमा में लोकेटेड है, इसलिए डार्क रिएक्शन भी स्ट्रोमा के अंदर ही कंप्लीट होगी। अब ये CO2 का जो रिडक्शन है ग्लूकोज में या शुगर में, ये 3 तरीके से हो सकता है। दिस इज बाई 3 वेज। इसमें से पहला जो है वो केल्विन साइकिल कहलाता है। इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, या इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन PCR लिखा जाता है, साइकिल भी कहते हैं। आप इसको केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, PCR साइकिल, इनमें से किसी भी नाम से जान सकते हैं। और भी आपको मिल जाएंगे जो पैरेलल में वर्ड यूज होते हैं फॉर C3 साइकिल, बट ये है कि आप एटलीस्ट केल्विन, क्योंकि मेल्विन केल्विन इनके बारे में डिस्कवरी में दिया है कि मेल्विन केल्विन ने जो है वो साइकिल को देखा था। केल्विन, बेंसन एंड बेल्शन 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको जो है वो डिड्यूस किया है, एसिमुलेशन का पाथ दिया, और फिर ये नोबेल लॉरेट है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। केल्विन को नोबेल प्राइज मिला था।
फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन क्यों है, तो फोटोसिंथेसिस आप पढ़ ही रहे हैं, CO2 यानी कार्बन स्केलेटन का रिडक्शन ही होगा तो शुगर बनेगा। तो ये PCR साइकिल हो गई। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का है, इसलिए ये C3 कहलाती है। तो ये चीज अभी हम देखेंगे। अगर डिस्कवरर का बात था तो इसमें कैल्विन का नाम आएगा। कैल्विन एक इंपॉर्टेंट है, ब्रेंसन एंड ब्रेशन, इन तीनों ने दिया था वाइल वर्किंग ऑन क्लोरेला। क्लोरेला ग्रीन एल्गा है, सिंगल सेल का, अपने एल्गी में पढ़ा है तो क्लोरेला पे काम करके गए उन्होंने इस पाथवे को डिड्यूस किया था। तो ये C3 साइकिल कहलाती है और ट्रेसर टेक्निक उसके लिए यूज की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। while working on chlorella using tracer technique, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से नोबेल लॉरेट सिर्फ कैल्विन है, तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इस साइकिल में और C3 क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट is of 3 carbon compound and that compound is PGA, phosphoglyceric acid। ग्लिसरॉल 3 कार्बन का होता है तो ग्लिसरॉल का एसिड हुआ तो ग्लिसरिक एसिड, 3rd कार्बन पे फॉस्फेट लगा दीजिए तो 3 फास्फोग्लिसरेट या 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा, जो इस साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। इसीलिए इसको जो है हम C3 साइकिल कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, हम पहले साइकिल समझ लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 है, ये 1 कार्बन है। इट कंबाइंस विद RuBP, ये 5 कार्बन की शुगर है। यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा स्टेबल, वो PGA है, फास्फोग्लिसरेट, ये 3 कार्बन का है। अभी हम सिर्फ शॉर्ट में लिख लेते हैं। फिर इसका रिडक्शन होगा, सेकंड स्टेप आएगा। जब आप फास्फोग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड है, एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, तो फिर यहाँ बन जाएगा PgAl, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये 3 कार्बन का शुगर है तो ये ट्राइयूज शुगर कहलाता है, बुक में आपके ट्राइयूज ही लिखा हुआ है। ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग पावर चाहिए थी तो इसी स्टेप पे यूज होगी। अगर आप एसिड से एल्डिहाइड बनाएंगे तो रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन के लिए फिर हमें रिड्यूसिंग पावर हमारे पास था ATP प्लस NADPH2 एक साथ, जो लाइट रिएक्शन में बना। और जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ADP बनेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, और NADP बनेगा। जो इसमें H2 है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, वो इसमें रिडक्शन में यूज हो जाएंगे। तो यहाँ रिड्यूसिंग पावर का यूज हो गया। आफ्टर दैट साइकिल है तो RuBP से स्टार्ट किया था, तो मैं वापस यहीं पे आना पड़ेगा। इस PgAl के कुछ मॉलिक्यूल जाएंगे रीजनरेशन में और कुछ ग्लूकोज बनाने में। PgAl 3 कार्बन का है, तो अगर हम PgAl ले लेते हैं, फिर 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो इससे फाइनली हमारे पास 6 कार्बन की हेक्सोस शुगर आ जाएगी। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता ही है। और जो रिमेनिंग PgAl है, इनसे RuBP वापस बनेगा। That third step is called regeneration of RuBP। तो RuBP रीजनरेट हो जाएगा, है ना। अब जो रीजनरेशन है वो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का है ना। बहुत सारी बुक्स में कैल्विन साइकिल पूरा डिटेल में दिया होता है, ये सिर्फ समरी के हिसाब से बना हुआ है। इतना ही NCERT में, इतना ही आपका सिलेबस भी है। आपको इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है कि C3 साइकिल में और कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। बट ये याद रखिए कि रीजनरेशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टाइप का इवेंट है। आप यहाँ पे कार्बन तो बैलेंस कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ बैलेंस नहीं होगा। सिर्फ कार्बन की बैलेंसिंग की जा सकती है कि ये 1 कार्बन का कंपाउंड था,
ये 5 कार्बन का है, तो 1 और 5 मतलब 6 कार्बन हो गए। अगर 3 कार्बन के कंपाउंड बनने हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर हम इन दोनों का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्योंकि ये 6 कार्बन टोटल हो गए, और यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2 PG से 2 PgAl बन जाएंगे। ग्लिसरिक एसिड है, ये ग्लिसरल डिहाइड है, तो ग्लिसरॉल तो दोनों में ही आएगा, तो 3 कार्बन का ये भी कंपाउंड बनेगा, तो 2 PGA से 2 PgAl। और अगर हम 2 PgAl से 1 हेक्सोस बना दे, 3 कार्बन से 6 कार्बन पे पहुंच जाए, तो फिर ये वाले PgAl कहाँ से आएंगे? इसका मतलब ये साइकिल सिंगल टर्न में कंप्लीट नहीं होगी। अब अगर इसे कंप्लीट करेंगे तो 6 टर्न में ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो पाती है। अब इसको देखेंगे तो 6 मॉलिक्यूल हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल RuBP के चाहिए। तो 6 इंटू 1 6 एंड 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 6 36 कार्बन टोटल हो गए। कंपाउंड 3 कार्बन का बनेगा तो इसका 12 मॉलिक्यूल्स बनेगा, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 आएगा। अब 12 मॉलिक्यूल अगर PGA के हैं तो फिर 12 मॉलिक्यूल ही PgAl के बनेंगे, बिकॉज यहाँ कार्बन कार्बन में कोई चेंज नहीं है। अगर 1 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए 1 एनर्जी चाहिए, तो फिर 12 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए 12 एसिमिलेटरी पावर की जरूरत पड़ेगी, तो 12 ATP प्लस NADPH2 की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब इस 12 PgAl में से 2 PgAl अगर यहाँ ले आते हैं तो 1 PgAl से 2 PgAl मतलब 3 कार्बन का है, तो 6 कार्बन का शुक्र बन जाएगा हेक्सोस ग्लूकोज। और जो रिमेनिंग 10 PgAl बचे, 10 इंटू 3 करेंगे 30 एंड 5 इंटू 6 करेंगे तो भी 30, तो कार्बन से कार्बन बैलेंस हो जाएगा। हालांकि रीजनरेशन करने में, एक मॉलिक्यूल को रीजनरेट करने में एक ATP अलग से चाहिए होता है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें ATP की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ से बनेगा ADP एक्स्ट्रा है। ये रिड्यूसिंग पावर है, ये रिड्यूसिंग पावर नहीं है, ये सिर्फ ATP है, और इसके लिए फिर 6 ATP के मॉलिक्यूल एडिशनली यूज होंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो 12 ATP यहाँ पे है, 6 ATP यहाँ पे, तो 18 ATP हो गए, और 12 NADPH2 हो गए, 6 CO2 हो गए, 6 RuBP हो गए, तो फाइनली हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। मतलब ये साइकिल 6 बार जब कंप्लीट होगी तो फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी। तो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। पहले में कार्बोक्सिलेशन है, CO2 कंबाइंस विद RuBP, बनेगा PGA 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ये, है ना। इसको अगर आप लिखेंगे तो फर्स्ट है, स्टेबल है, प्रोडक्ट है, शुगर नहीं है। अगर कभी पूछा जाए कि C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल शुगर कौन सी है, तो एसिड शुगर नहीं होती। शुगर की डेफिनेशन जो बायोमॉलिक्यूल्स में वो है एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव, तो ये एल्डिहाइड है, ये लिखा है ट्राइयूज। ऐसे भी आपने 3 कार्बन की शुगर को ट्राइयूज बोला था। तो फर्स्ट स्टेबल शुगर अगर पूछा जाए तो यही आएगा। सिर्फ एक वर्ड चेंज कर देंगे तो आंसर बदल जाएगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 3 कार्बन PGA, फर्स्ट स्टेबल शुगर इज आल्सो ऑफ 3 कार्बन PgAl, जो ट्राइयूज शुगर कहलाती है। और इसी तरीके से जो पहली शुगर जो स्टेबल होगी, ये तो शुगर हो गई, इसके बाद जो विजिबल फॉर्म में आपको दिखाई देगा वो ये, दिस इज विजिबल प्रोडक्ट। जो आपको मिलेगा या जो अपने आप फोटोसिंथेसिस के लास्ट में बनेगा, जहाँ पे रिएक्शन स्टेबलाइज है, अपने आप रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो वो मॉलिक्यूल हेक्सोस है। तो हेक्सोस के बनने तक आएगा। विजिबल प्रोडक्ट अलग है, विजिबल शुगर अलग है, या स्टेबल शुगर अलग है, और स्टेबल कंपाउंड या प्रोडक्ट अलग है। सबके आंसर्स अलग अलग हैं, ये आपको केल्विन साइकिल में याद रखना है। अब इसके बाद हम समरी, जो बेसिकली यहाँ पे हमने जो लिखा वो वही पूछा जाता है आपसे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए कितने चाहिए। तो 6 को रिड्यूस करने के लिए टोटल 18 और 12 चाहिए, तो 1 के लिए फिर 3 और 2 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। या 1 हेक्सोस को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो फिर आपको पूरी साइकिल कंसीडर करनी है। कितने टर्न्स ऑपरेट होंगे साइकिल के, तो 6 टर्न ऑपरेट होंगे, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा बाई
RuBP, इसको कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए, दैट एंजाइम इज रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम है जो रिएक्शन में चाहिए, कार्बोक्सिलेशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अब देखिए इनके बारे में हमें और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। पहली चीज तो ये कि अगर हम केल्विन साइकिल की बात करेंगे तो 6 टर्न ऑफ C3 साइकिल ऑपरेट्स, 6 बार ऑपरेट होगी, उसमें टोटल 18 ATP प्लस 12 NADPH2 are required and 6 CO2 are needed। तो फिर 1 ग्लूकोज बनेगा। एक ग्लूकोज बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट आएंगी, 6 बार साइकिल ऑपरेट होगी, टोटल 18 ATP और 12 NADPH2 चाहिए और 6 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, तो फिर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन पाएगा। जहां तक बात रुबिस्को की थी, रुबिस्को की फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो दोनों चीजें कैरी कर रहा है ना, ये डुअल एंजाइम है। डुअल एंजाइम क्यों बोला? क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलेशन की पावर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी एडिशन कर सकता है, और ऑक्सीजनेशन की पावर भी है, ये ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, ऑक्सीजन का मतलब ये ऑक्सीजनेशन का मतलब ये है कि ये होगा, तो ये डुअल एंजाइम कहलाता है। अब जो फिलहाल अभी हम C3 साइकिल में यूज कर रहे हैं वो कार्बोक्सिलेज था, हमने C के ऊपर स्टार लगाया था कि अब अभी रुबिस्को को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के हिसाब से देख रहे हैं कि रुबिस्को अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा तो क्या होगा, है ना? ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कहलाएगी। आप प्लांट वर्ड यूज करें या ना करें, दुनिया में सबसे ज्यादा पाई एंजाइम है तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछा जाएगा तो आंसर रुबिस्को आएगा। तो रुबिस्को इस हिसाब से आप उसको जान सकते हैं। रुबिस्को को पुराने टाइम पे कभी ऐसा था कि उसे कार्बोक्सिल डिस्ट्यूटेज कहते थे, हालांकि वो अभी जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर कहा जाए कि रुबिस्को इसको कंप्लीट कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको रुबिस्को के बारे में ये चीजें याद रखनी है। ठीक, अब बात आती है कि ग्लूकोज बनेगा, और आपने पढ़ा ही है कि ग्लूकोज को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, हमने जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा था कि उसको सुक्रोज में चेंज करके जहां भी भेजना है वहां भेज दिया जाएगा। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज यहाँ से हटाया जाना जरूरी है। अगर ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्यूमुलेट कर जाएगा तो रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी। एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट अगर होता है, इन दैट केस ग्लूकोज अगर एक्यूमुलेट होता है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अपने आप इनहिबिट हो जाएगी। तो इसलिए बनने के बाद जो भी शुगर है वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा या ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा थ्रू फ्लोएम। उसके लिए फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये फर्स्ट वे था C3 साइकिल जिससे ये हो सकता है। फिर एक दूसरा तरीका भी है सर। बोलो सर ये C3 साइकिल क्लोरोप्लास्ट में होती कहाँ है? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में। ठीक है, कोई भी जो भी आप डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं, 3 तरीके से पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन, तीनों ही केस में वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है। जैसे लाइट रिएक्शन ग्रेना या थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रही है, इसी तरीके से जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है। रुबिस्को हो गया। बाकी मैंने जो पीछे डिनोशंस लिखे थे वो PGA का मतलब फास्फोग्लिसरेट था,
PGAL का मतलब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है। RUBP हालांकि ऊपर लिखा ही हुआ है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ये 5 कार्बन की है तो ये पेंटोज शुगर कहलाएगी। PGAL 3 कार्बन की है तो ये ट्राइयोज था। ये भी 3 कार्बन का था लेकिन शुगर नहीं है PGA। तो जो डिनोशन है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अब आता है सेकंड केस। उसको हैच एंड स्लैक साइकिल या C4 साइकिल कहते हैं। इसको कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। हैच एंड स्लैक साइकिल नाम से ही है कि हैच एंड स्लैक ने उसको डिस्कवर किया, इसलिए हैच एंड स्लैक साइकिल है। और C4 साइकिल इसलिए क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का हो जाएगा। और कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस इसलिए बिकॉज यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप की सेल है जो मिलके इस काम को कंप्लीट करती है, तो इसलिए ये कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि हैच एंड स्लैक साइकिल इस तरीके से। अब जिन प्लांट्स में हैच एंड स्लैक साइकिल होती है उसको फिर आप C4 प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये C4 साइकिल है तो C4 प्लांट हो जाएंगे। C4 प्लांट्स जिनमें C4 साइकिल है, और C3 साइकिल तो C3 प्लांट्स। सिंपल है, जैसी साइकिल होगी उसके हिसाब से प्लांट्स की कैटेगरी आ जाएगी। अब C4 प्लांट कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल में जैसे शुगर केन है जहां से डिस्कवरी हुई, मेज हो गया, जो एनसीईआरटी के हैं वो याद कर लीजिए, सॉर्गम है, एनसीईआरटी में ग्रासेस भी लिखा हुआ है। ये इस तरीके से है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये मोस्टली मोनोकॉट्स हैं। हालांकि एमेरेंथस एमेरेंथस चौलाई को कहते हैं, चीनोपोडियम बथुए को कहते हैं। ये डाइकॉट है और उसके बाद भी ये C4 है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने तो जो एग्जाम्पल दिए वो मोनोकॉट की फैमिली के हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी के हिसाब से C4 प्लांट्स और मोनोकॉट्स, बट ऐसा नहीं है। C4 प्लांट्स डाइकॉट में भी हैं और उस डाइकॉट में एग्जाम्पल मैंने 2 लिख दिए, एमेरेंथस चौलाई, चीनोपोडियम बथुआ। तो ये भी है और ये भी C4 प्लांट के एग्जाम्पल हो गए। C4 प्लांट की कुछ प्रॉपर्टी हैं वो बुक में दी हुई है। इनकी लीफ में स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है, उसे क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रेंच एनाटॉमी में खास बात क्या है? क्रेंच एनाटॉमी का मतलब ये है कि जहाँ पे 2 टाइप की सेल है, मीजोफिल सेल जो लीफ में होती ही है, और यहाँ पे स्पेशल है बंडल शीथ सेल। लीफ में जहाँ पे वेस्कुलर बंडल आएगा, जाइलम फ्लोएम, जो मॉर्फोलॉजी में मिडरिब दिखाई देती है, एनाटॉमी के हिसाब से मिडरिब के अंदर क्या होगा? वेस्कुलर बंडल होगा। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ये नाम लिखे हुए हैं जिनमें बंडल के ऊपर, वेस्कुलर बंडल के ऊपर बंडल शीथ होती है, सिंगल या मल्टी लेयर्ड हो सकती है। तो बंडल शीथ सेल्स अलग है और मीजोफिल सेल अलग अलग है। तो जहाँ पे बंडल शीथ सेल्स एक क्राउन लाइक मैनर में, एक हैलो या रेथ लाइक मैनर में अरेंज है, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया क्रेंच एनाटॉमी इन लीफ। जहाँ पे 2 टाइप की सेल्स आएंगी, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। जो बंडल शीथ सेल्स हैं दे आर अरेंज या क्राउन, वो हेलो या क्राउन के जैसी है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया क्रेंच एनाटॉमी। ये इंपॉर्टेंट है। अब C4 प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ये क्रेंच एनाटॉमी के अलावा हम बात कर रहे हैं।
तो आप जब बुक में देखेंगे तो मैं नहीं लिख रहा, थ्योरेटिकल है, आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स पे मिल जाएंगे कि दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, है ना, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं। जीरिक जो ड्राई कंडीशंस होती हैं उनमें सर्वाइव कर जाते हैं, तो दे आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, है ना, एंड जीरिक या ड्राई कंडीशंस को टॉलरेट कर जाते हैं। इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन किए गए कि जो एंजाइम्स हैं वो थर्मोस्टेबल होंगे, हाई टेम्परेचर पे वर्क कर जाएंगे। तो सीफर प्लांट की अपनी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं। वैसे भी इन जनरल जो ऊपर नाम लिखे हैं सब ग्रासेस हैं, एंड ग्रासेस आर जनरली जीरोफिटिक इन नेचर। जीरोफिटिक का मतलब हमेशा डेजर्ट नहीं होता, जीरोफिटिक का मतलब है लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कई बार पानी होता है प्लांट के पास बट वो काम करने के हिसाब से यूज नहीं हो रहा, तो वो भी लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कहलाएगा। और एक्चुअली वाटर है ही नहीं तो भी यूज नहीं होगा, देन आल्सो इट इज लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जीरोफिटिक इन नेचर। सो C4 प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, वो हम बुक से पढ़ सकते हैं। क्रेन्स एनाटॉमी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो एक तो ये हो गई। अब C4 प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो ज्यादा होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इवन 6 गुने से भी ज्यादा है अगर आप C3 C4 को कंपेयर करेंगे कि एक तो हाई टेम्परेचर पे और एक एफिशिएंसी भी अगर कहा जाए तो ये दे आर मोर एफिशिएंट। कितने मोर एफिशिएंट? आप लिख सकते हैं कि 6 टाइम्स एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स जिनमें केल्विन साइकिल हो रही है एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप हाई टेम्परेचर पे दोनों को कंपेयर करेंगे तो C4 प्लांट की एफिशिएंसी जो है वो 6 गुने से भी ज्यादा है, मतलब दे आर मोर प्रोडक्टिव इन नेचर। अगर ये कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। जैसे आप इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो वहां प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है, तो प्रोडक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो जो प्लांट C4 है लाइक ग्रासेस, तो उसके हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अगर एक ग्रासलैंड को एक फॉरेस्ट से कंपेयर करोगे तो ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ जाएगी एज कंपेयर टू फॉरेस्ट। उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जितने C4 प्लांट ज्यादा होंगे उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ये बेटर प्रोडक्टिव है, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अब C4 साइकिल होती कैसे है इसको देखते हैं। C4 साइकिल दोनों सेल्स को मिला के कंप्लीट होती है। एक बंडल शीथ सेल्स चाहिए हमें और फिर दूसरा जो हमें चाहिए वो मीजोफिल सेल। एनसीईआरटी में समरी की फॉर्म में दिया हुआ है, आप समरी से पढ़ सकते हैं और चाहे तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे भी देख सकते हैं। ये 2 सेल्स हैं इन क्लोज कांटेक्ट। जो ऊपर वाली सेल है ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो नॉर्मल है, दे आर कॉल्ड ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। इनमें ग्रेना प्रेजेंट होगा, ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का स्टैक कहलाता है। हालांकि जो बंडल शीथ सेल्स है ये ए ग्रेनल है, इनमें ग्रेना नहीं होता, सिर्फ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होंगी, अकेली सिंगल होंगी, इनमें स्टैक या ग्रेना नहीं बनेगा। तो एक ये भी C4 का कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि इनमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है। डाइमॉर्फिक का मतलब हैविंग 2 मॉर्फोलॉजी, एक मीजोफिल सेल जिनमें ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट आ रहे हैं और दूसरे अगर कहा जाए बंडल शीथ सेल्स जिनमें केवल एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट आ रहे हैं। इस तरीके से 2 क्लोरोप्लास्ट हैं। अब क्या होगा जब स्टोमेटा खुलेगा तो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करेगी। बुक में मेंशन कर दिया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होगी तो डिसॉल्व CO2 को HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में ही लिखा जाता है। अब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है वो एक्सेप्टर क्या है वो इंपॉर्टेंट है, दैट एक्सेप्टर इज PEP। ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, फास्फोइनॉल पायरुवेट। PEP क्या है? फास्फोइनॉल पायरुवेट। ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड है।
अब जैसे क्वेश्चन आया कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स, तो RUBP हुआ। वहां CO2 को एक्सेप्ट किसने किया? RUBP ने। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन मान लीजिए, तो एक तो ये कि शुगर केन C4 है, और फिर C4 का जो दूसरा चीज है वो PP एक्सेप्टर होता है, RUBP नहीं होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यहाँ पे जो एंजाइम है वो पेपकेज है। पेपकेज क्या है? फास्फो इनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेज नहीं है, जैसे वहां रुबिस्को था, और रुबिस्को में ऑक्सीजनेशन की भी पावर थी। यहाँ ऑक्सीजनेशन की कोई पावर नहीं है, यहाँ से पावर जो है वो कार्बोक्सिलेशन की ही है। अब जब ये फिक्सेशन होगा तो यहाँ पे बनेगा 4 कार्बन का कंपाउंड। अब बुक में आप देखोगे तो यहाँ लिखा है C4 एसिड। अगर एनसीईआरटी देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है कि कोई भी 4 कार्बन का एसिड बनेगा, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ OAA, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। सबसे कॉमन टाइप का यही बनता है, इसलिए मैंने यही लिख दिया, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। इसीलिए इसको C4 कहते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 4 कार्बन। तो बुक में यहाँ पे लिखा है C4 एसिड, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। हालांकि ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड पहले चेंज होगा मैलिक एसिड में, MA। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का है। फिर बुक में लिखा है कि इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ये मैलिक एसिड मूव करके बंडर सी सेल्स में आ गया। आने के बाद इसमें से अब क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है तो क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो 4 कार्बन से जो बनेगा यहाँ पे वो 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, दैट इज पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड वापस ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आएगा, मीजोफिल सेल के अंदर, और फिर ये पायरुविक एसिड चेंज हो जाएगा PEP में वापस। ऐसा होने के लिए इसे ATP चाहिए। हालांकि यहाँ पे ATP से ADP ना बन के सीधे सीधे AMP बनेगा। यहाँ पे जो एंजाइम है वो PPDK है, मैं लिख दे रहा हूँ अभी, इसकी वजह से ये होगा। ये पायरुवेट सर जब पायरुविक एसिड जब ऊपर मेसोफिल सेल में जाएगा तो वापस 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा? नहीं, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन ही रहेगा। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का ही होता है, 4 का नहीं बनेगा। PPDK क्या था, ये पायरुवेट फॉस्फेट है। डाइकाइनेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में वापस आएगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे छूट गई है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से C3 साइकिल ऑपरेट होगी। C3 साइकिल जो ऑलरेडी आपने पीछे बनाई है सेम, मतलब यहाँ पे CO2 है, यहाँ RUBP आएगा, कंबाइन करके PGA से PGAL, PGAL से हेक्सोस, और हेक्सोस के बाद PGL जो बचेंगे उनसे वापस RUBP, सेम जैसा भी है। यहाँ से मैं फाइनली हेक्सोस शुगर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर जैसे आपकी बुक में एक टेबल दी है एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे तो, और उसमें लेफ्ट साइड में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बीच में 2 ब्लैंक कॉलम है, C3 C4 करके लिखा है, और राइट साइड में उनके ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस तो नहीं है, किसी में 2 दिए हैं, किसी में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जब आप उस एनसीईआरटी में टेबल को करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे मैंने अभी एक किया था कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, C3 साइकिल में क्या था, CO2 के एक्सेप्ट करने के लिए RUBP, और वहां कोई दूसरा तो था ही नहीं, तो आप फर्स्ट बोले या ना बोले।
बट अगर आप यहाँ की बात करेंगे C4 साइकिल की, तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर है वो क्या है, PEP, और सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ CO2 एक्सेप्ट होगी, यहाँ भी तो CO2 है, इसको भी RUBP एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ सेकंड और फर्स्ट दोनों चीजें आ रही हैं। ऐसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर आता है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ तो ऑक्सोलोएसिटिक एसिड है, 4 कार्बन का एसिड, वहां आपने जो पढ़ा था वो 3 कार्बन का एसिड था, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड पढ़ा था। वहां जो कार्बोक्सिलेशन है उस रिएक्शन को करा था रुबिस्को ने, यहाँ जिसने किया वो एंजाइम पेप्टेज है, फास्फोइनोल पायरुवेट काइनेज। ये जो कैलकुलेशन आपने की थी कि 6 टाइम साइकिल ऑपरेट होगी, तो 6 बार ऑपरेट होगी तो ग्लूकोज बनेगा, 6 बार ये CO2 के लिए 6 बार ये रिएक्शन भी कंप्लीट होगी। मतलब अगर आप देखेंगे तो C4 साइकिल के अंदर एक छोटी सी C3 साइकिल ऑलरेडी है, इसलिए C3 के लिए लिखा होता है कि इट अकर्स इन ऑल द प्लांट्स, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, C3 साइकिल सब जगह होती है, C4 में भी C3 होती है, हालांकि C4 में इस C3 के अलावा और भी रिएक्शंस एक्स्ट्रा होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज या हेक्सोस, तो क्या क्या चाहिए हमें, तो सेम है, यहाँ पे भी 6 टर्न ऑपरेट होंगे, 6 बार C4 साइकिल ऑपरेट होगी तो एक ग्लूकोज बनेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी चाहिए। जहां तक ATP और NADPH2 की बात है तो याद कर लीजिए यहाँ पे 30 ATP चाहिए और 12 NADPH2 चाहिए, ये है। वहां 18 12 थे, यहाँ पे 30 और 12 चाहिए, यहाँ पे 12 ATP एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा यहाँ पे वो एक्चुअली रीजनरेशन में ये जो है रिएक्शन वहां पे यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ पे ये, अब आप कहें कि ATP तो ज्यादा खर्च हो रहे हैं, फिर हमने प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों लिखी, अगर कहा जाए कि C4 प्लांट्स प्रोडक्टिव ज्यादा है और यहाँ लिखा है कि 12 ATP तो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं ना, जहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं उसको फिर वेटेज क्यों दिया गया, तो उसका रीजन है एक्स्ट्रा खर्च तो हो रहे हैं 12 ATP, अगर 1 ग्लूकोज बनाना है तो 12 ATP मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, बट बेसिकली प्रोडक्टिविटी 6 गुनी बढ़ जाएगी, 6 गुनी का मतलब है 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो अगर आप फिर ओवरऑल पर ग्लूकोज निकालोगे तो इसका मतलब ये है कि कम एनर्जी खर्च हो रही है। तो C4 प्लांट्स प्रोडक्टिव होते हैं इन द सेंस कि वो C3 से ज्यादा इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे वो बेटर प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में जहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हैं। ये आपको C4 साइकिल के हिसाब से याद रखना है। अब एक तीसरा तरीका भी है, हालांकि वो थर्ड वे एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उसको, बट एक थर्ड प्रोसेस भी है एंड दैट प्रोसेस इज CAM पाथवे। सी CAM का मतलब है क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये तीसरा तरीका है जिससे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट अगर कहा जाए 80% केसेस में तो C3 साइकिल है, आप मान सकते हैं कि 15% केसेस में C4 साइकिल है, और 5% प्लांट ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। क्रेजुलेसी फैमिली है जहाँ पे प्लांट के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। क्रेजुलेसी में क्रेजुला है या कैक्टस है, एलोवेरा है, या आप कह सकते हैं कि पाइनएप्पल है, ये सब प्लांट ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। क्रेजुलेसी में ये आएंगे है ना, सकुलेंट्स जो वर्ड आप यूज करते हैं ना वो दिस अकर्स इन। सर आपकी स्क्रीन चली गई है। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन। सो जो सकुलेंट्स है उनमें ये साइकिल कंप्लीट होगी ना। सकुलेंट्स जैसे आपने ओपनशिया पढ़ा होगा है ना, नागफनी, कैक्टस कहते हैं, एलोवेरा है,
पाइनएप्पल है, ब्रायोफिलम है, कलंचू है, और भी बहुत सारे इन प्लांट्स के अंदर है। इन प्लांट्स में खास बात यह है कि इनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं, उनको कहा जाता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। मतलब ओपन एट नाइट, क्लोज्ड ड्यूरिंग डे। नॉर्मली स्टोमेटा दिन में खुलता है, बट ये प्लांट्स क्योंकि मोस्ट ऑफ द सक्युलेंट्स आर जीरोफाइट्स, लिखा होता है कि ऑल सक्युलेंट्स आर जीरोफाइट्स, बट ऑल जीरोफाइट्स आर नॉट सक्युलेंट। तो ये तो ठीक ही है कि सारे सक्युलेंट जीरोफाइट्स हैं, और जीरोफाइट्स हैं तो उनमें पानी कम होगा, पानी अगर कम होगा तो उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर स्टोमेटा दिन में ओपन करेंगे तो प्लांट्स से फिर वाटर का लॉस यानी ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होगा। एक तो हाई टेम्परेचर डेजर्ट वाले एरिया में ग्रो कर रहे हैं तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होगा, दूसरा पानी है भी बहुत कम और उसमें अगर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो उन्हें नुकसान दोनों तरीके से होगा। तो उन्होंने अपने आप को एक एडॉप्टेशन दे दी, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया ड्यूरिंग एवोल्यूशन। उन्होंने अपने स्टोमेटा को रात में ओपन किया रादर देन डे। तो जो स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं वो स्कोटो एक्टिव कहलाते हैं, एंड विद कंट्रास्ट टू दिस जो डे में ओपन होते हैं वो फोटो एक्टिव कहलाते हैं। स्कोटो डार्क के लिए, फोटो लाइट के लिए। लाइट में जो एक्टिव है फोटो एक्टिव, जो डार्क में एक्टिव है वो स्कोटो एक्टिव। तो इन प्लांट्स में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है। अब अगर स्टोमेटा रात में खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रात में ही अंदर आ सकती है, क्योंकि CO2 तो तभी आएगी ना एटमॉस्फेयर की जब स्टोमेटा ओपन होगा। अब स्टोमेटा अगर नाइट में ओपन होगा तो उसके हिसाब से फिर वो नाइट में ही सिंथेसिस कंप्लीट करेंगे। हालांकि नाइट में ये पार्शियल फिक्सेशन ही करते हैं, बाकी जब दिन में स्टोमेटा बंद होता है तो बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। रिएक्शंस की बात करेंगे देन दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ C4। कैम प्लांट की जो रिएक्शंस हैं वो C4 के जैसी ही हैं। हालांकि लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये C3 के जैसा है। सो दीज आर नाइदर C3 नॉर C4। आप कैम प्लांट को C3 C4 से कंपेयर नहीं करेंगे। कैम प्लांट एडॉप्टेड है, कैम इज एन एडॉप्टिव पाथवे, है ना। ये इसलिए किया गया बिकॉज टू चेक ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, इसको इंश्योर करने के लिए स्टोमेटा को रात में खोला गया। और ये एडॉप्टेशन है, और एडॉप्टेशन है तो इसको C3 C4 से कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है ना, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि पार्शियल फिक्सेशन होगा, ऑफ CO2 इन नाइट। आधा काम होगा, पूरी तरीके से नहीं फिक्स होगा, पार्शियल फिक्सेशन होगा, इस हिसाब से कहलाएगा। रात में एसिड बनेगा तो ये डार्क एसिडिफिकेशन भी कहलाता है। रात में बनेगा तो डार्क एसिडिफिकेशन वर्ड भी यूज होगा, है ना। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है तो जिस सेल का ये क्लोरोप्लास्ट होगा उस सेल के अंदर वैक्यूल भी होगा। सेल एक ही है, सेल कौन सी होगी, मीजोफिल सेल। यहाँ बंडल शीट सेल नहीं है, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो केवल मीजोफिल है तो ये क्या होगा, C3 के जैसा होना चाहिए। लेकिन रिएक्शन C3 के जैसी नहीं है, है ना। ये दिन और रात के हिसाब से अलग अलग है। नाइट में क्या होगा, ये और ये डे में। नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होगा तो जो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आएगी। सेम रिएक्शन है, कंबाइन करेगी PEP से इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेपकेज, जो बनेगा वो C4 एसिड।
दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का है। इससे बनेगा मैलिक एसिड, 4 कार्बन का है, और ये मैलिक एसिड वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैलिक एसिड कहाँ स्टोर होगा, वैक्यूल में, क्लोरोप्लास्ट में स्टोर नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आधा फिक्स करके मैलिक एसिड में बना के वैक्यूल में भेज दिया गया। मैलिक एसिड को क्लोरोप्लास्ट में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये एसिड है। अगर आपने इसको क्लोरोप्लास्ट में रखा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये पेप्केज और बाकी एंजाइम्स होंगे वो फिर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि एसिडिक हो जाएगा, और अगर एसिडिक हो जाएगा मैट्रिक्स या स्ट्रोमा तो फिर एंजाइम वर्क नहीं करेगा। एंजाइम न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। रात में ये काम होगा, दिन में क्या होगा, ये मैलिक एसिड वापस आएगा, ये चेंज होगा पायरुविक एसिड में, 3 कार्बन का है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज कर देगा। पायरुविक एसिड से वापस ये पीईपी बन जाएगा, सेम एटीपी से यहाँ पे बनेगा एएमपी, और जो CO2 छूटेगी इससे फिर C3 साइकिल कंप्लीट होगी और बनेगा फाइनली यहाँ से हेक्सोस। सो एवरीथिंग इज सेम, ये C3 साइकिल है। So reactions are similar to C4 but locations are similar to C3। अगर हम C3 के हिसाब से देखें तो केवल ये ठीक है कि C3 में बंडल शीट नहीं होती, यहाँ भी नहीं है, बट C3 की जो रिएक्शंस है वो यहाँ नहीं आ रही, रिएक्शन C4 के जैसी है, इसलिए ये नाइदर C3 नॉर C4 की कैटेगरी में आती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है सेपरेटेड बाय टाइम, CO2 का फिक्सेशन अगर देखा जाए तो टाइम के हिसाब से अलग अलग है, दिन में अलग है, रात में अलग है। लेकिन अगर हम C4 साइकिल को देखेंगे तो वहां पे क्या है कि CO2 फिक्सेशन इज सेपरेटेड बाय स्पेस, क्योंकि आधा काम हो रहा है मेसोफिल में और आधा काम हो रहा है बंडल शीट सेल्स में। तो C4 में स्पेस की वजह से सेपरेशन है, साइकिल को आधा आधा स्टडी किया गया, कुछ हो रहा है मेसोफिल में, कुछ हो रहा है बंडल शीट सेल्स में। जबकि कैम प्लांट के अंदर जो स्पेस है वो तो एक ही है, या टाइम के हिसाब से अलग अलग है, आधा काम रात में हो रहा है और आधा दिन में हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि C4 में CO2 fixation is separated by space, while in CAM plants CO2 fixation is separated by time। हालांकि chemical reactions are exactly similar as that of C4 plant in CAM plant। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर सकते हैं, या तो C3 साइकिल होगी या C4 साइकिल होगी, या फिर उसके अलावा ये कैम पाथवे का ऑप्शन आ सकता है। अब बात करते हैं एक और प्रोसेस की। हमने अभी रुबिस्को पढ़ा, और रुबिस्को में हमने ये देखा कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों काम करता है, और फिलहाल अगर C3 साइकिल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें रुबिस्को की कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी को यूज किया गया। हालांकि जब आप फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, है ना, और नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो मतलब लाइट है, रेस्पिरेशन जो आप नेक्स्ट चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, है ना। ये डार्क रिएक्शन का पार्ट नहीं है। डार्क रिएक्शन तो 3 तरीके से होती है, वो तीनों कंप्लीट हो गई, C3, C4 एंड कैम। अब C3 प्लांट्स के पास एक और ऑल्टरनेटिव पाथवे है, दैट पाथवे इज फोटो रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। लाइट और मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का ये कॉम्बिनेशन है। ये कब होगा, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो जाए। तो ऐसा होने में होता क्या है, ऑक्सीजनेशन अकर्स। रुबिस्को क्योंकि डुअल एंजाइम है, उसके पास 2 एक्टिव साइट हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो रुबिस्को CO2 का फिक्सेशन करके C3 साइकिल करेगा,
और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो फिर वो ऑक्सीजन को फिक्स करके फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। तो जब कभी ऐसा होगा कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन CO2 से बहुत ज्यादा हो जाए तब फोटो रेस्पिरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल फिनोमेना है। फोटो रेस्पिरेशन में कोई यूज नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन में कुछ नया नहीं बनता, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आना चाहिए, इसलिए भी वेस्टफुल है। फोटोसिंथेसिस होती तो ग्लूकोज बनता और रेस्पिरेशन होता तो एनर्जी बनता, एटीपी बनता। रेस्पिरेशन का पर्पज है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाना और फोटोसिंथेसिस का पर्पज है CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाना। यहाँ दोनों में से कोई काम नहीं हो रहे है ना। देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर nor synthesis of ATP. In photorespiration. इसलिए हमने इसको वेस्टफुल कंसिडर किया है। फोटो रेस्पिरेशन के लिए 3 सेल ऑर्गेनेल चाहिए। और ये इसी सीक्वेंस में चाहिए, पूछा जाता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनका सीक्वेंस आगे पीछे मत कर दीजिएगा। सब पता, जब रिएक्शन शुरू होगी तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होगी रिएक्शंस, फिर कुछ पेरोक्सिसोम में, फिर लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया और साइकिल कंप्लीट होगी। तो 3 सेल ऑर्गेनेल इन सीक्वेंस आर रिक्वायर्ड। इसलिए ये फोटो है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आ रहा है, रेस्पिरेशन है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन इसीलिए वर्ड दिया गया। होगा कब? हमने अभी क्या पढ़ा? RUBP है, 5 कार्बन का शुगर है। अगर ये CO2 से कंबाइन करता तो 2 मॉलिक्यूल PGA के बनते। यहाँ पे एंजाइम रुबिस्को होता। अगर मान लीजिए यहाँ CO2 लिखा होता तो यहाँ 2 PGA बनते, C3 साइकिल की पहली रिएक्शन। बट क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? O2। और अगर O2 आएगा तो 3 कार्बन का तो PGA बन जाएगा, बचा 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, और वो 2 कार्बन का क्या बनेगा? फास्फोग्लाइकोलेट। इसीलिए इसको C2 साइकिल भी बोल देते हैं, या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या आएगा? ये। इसलिए ये फास्फोग्लाइकोलेट वर्ड यूज किया जाएगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 2 कार्बन, इसलिए इसको C2 साइकिल बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन था जैसे PCR, वैसे अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन की जगह जो वर्ड आएगा वो ऑक्सीडेशन आ जाएगा, PCO वर्ड हो जाएगा। तो इसको PCO साइकिल भी बुक में लिखा होगा। हालांकि एनसीईआरटी में फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म ये इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3 सेल ऑर्गेनेल सीक्वेंस में चाहिए रादर देन CO2 या ऑक्सीजन का फिक्सेशन हो रहा है, इसलिए ये इस रिएक्शंस में आएगा। जहां 2 PGA बनने चाहिए था वहां एक ही PGA बन रहा है। तो अगर हम बहुत सिंपल वे में कहें तो फोटो रेस्पिरेशन से 50% प्रोडक्टिविटी का लॉस हो गया। अगर मान लीजिए एक प्लांट पूरे दिन भर में 500 मॉलिक्यूल बना रहा था PGA के C3 साइकिल से, तो अगर वो C2 साइकिल यानी कि फोटो रेस्पिरेशन में एंटर कर जाएगा तो PGA के फिर 500 की जगह 250 ही तो बनेंगे भाई, 2 की जगह एक ही तो बन रहा है, ये तो बेकार हो गया कंपाउंड। यहाँ 2 PGA बनने चाहिए, वहाँ 1 PGA बन रहा है। तो 50% प्रोडक्टिविटी का लॉस तो सिर्फ एक रिएक्शन में जो हो रहा है वो ये। बाकी जब आप इस पूरी साइकिल को अगर पढ़ें डिटेल में तो 25% कार्बन का लॉस और भी हो जाता है। तो पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से आप बस याद कर सकते हैं, देयर इज नेट लॉस ऑफ
75% प्रोडक्टिविटी। अगर फोटो रेस्पिरेशन होगा तो किसी भी प्लांट की 75% प्रोडक्टिविटी का लॉस जो है वो हो जाएगा। ये फोटो रेस्पिरेशन केवल C3 में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। C4 में नहीं होता। क्यों नहीं होता? सिंपल रीजन है, C4 में जो जहां पे ऑक्सीजन है, मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि ये C4 साइकिल थी, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए एंजाइम तो है ही नहीं ना रुबिस्को। यहाँ पे एंजाइम क्या है? पेप्केज है, और पेप्केज के पास एक ही एक्टिव साइट है, दैट इज फॉर कार्बोक्सिलेशन, नॉट फॉर ऑक्सीजनेशन। और जहां रुबिस्को है, यहाँ रुबिस्को आएगा, यहाँ ऑक्सीजन होती तो फोटो रेस्पिरेशन होता, बट यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो जहां ऑक्सीजन है वहां रुबिस्को नहीं, जहां रुबिस्को है वहां ऑक्सीजन नहीं। तो कुल मिला के ऑक्सीजन रुबिस्को के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगी, इसलिए ऐसा है। तो कितनी भी कम कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, C4 प्लांट के लिए केवल C4 साइकिल ही हो सकती है। हाँ, C3 साइकिल में ऑप्शन है, अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो C3 साइकिल, और अगर O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन या वेस्टफुल फिनोमेना जो है वो पूरा हो सकता है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन में याद रखिएगा, है ना, जो भी चीजें हैं क्या क्या बनेगा और किस तरीके से ऑपरेट होता है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आएगा कि बुक में आप पढ़ेंगे तो दिया है कि फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस के रेट को गवर्न करते हैं, है ना। फोटो रेस्पिरेशन भी हो गया। लास्ट में बुक में टॉपिक दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये टॉपिक दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेटिक रेट। इसमें एक लॉ दिया है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जिन ब्लैकमैन ने डार्क रिएक्शन दी थी उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब इस लॉ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक लॉ है, उसे लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है, और वो लीबेग ने दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब वहाँ पे ये समझाया गया कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को होना है तो किसी केमिकल रिएक्शन में मान लेते हैं कि 5 चीजें आएंगी। अगर आप केमिकल रिएक्शन के हिसाब से सोचोगे तो एक सबस्ट्रेट होगा, एक दूसरा सबस्ट्रेट होगा। भाई 2 चीजों के बीच में तो रिएक्शन कराओगे, अकेले में तो कोई रिएक्शन हो नहीं रही, तो 2 सबस्ट्रेट हो गए। फिर एक एरो बनाते हैं आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर एरो के बाद जो बनेगा वो प्रोडक्ट, और जो बैलेंस होके बनेगा वो बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 सबस्ट्रेट हो गए, और एक प्रोडक्ट हो गया, और एक बाई प्रोडक्ट हो गया। और फिर आपने पढ़ा है कि रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटालिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी चाहिए होता है। तो एरो के ऊपर आप कोई कैटालिस्ट लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये 5 कंपाउंड हैं, 2 सबस्ट्रेट, एक प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट, एक कैटालिस्ट, तो इन 5 में से रेट ऑफ द रिएक्शन जो केमिकल काइनेटिक्स में आप निकालते हैं वो कौन डिसाइड करेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिसाइड करता है जो अपनी मिनिमल वैल्यू में होता है। जो इन 5 में से सबसे कम क्वांटिटी में होगा वही एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करेगा। एंड ऑब्वियसली सबसे कम क्वांटिटी में आपको कैटालिस्ट ही मिलेगा। जिन 2 सबस्ट्रेट को रिएक्ट करके आप प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन 5 में सबसे कम क्वांटिटी किसकी होगी? कैटालिस्ट की होगी, बिकॉज कैटालिस्ट रिएक्शन में कोई यूज तो होता नहीं। अब ऐसे मान लीजिए बायोलॉजिकल रिएक्शन कंसिडर कर लीजिए
ये दो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। हालांकि बायो में वो कैटालिस्ट क्या है, एंजाइम है, कि एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन को कौन गवर्न कर रहा है, एंजाइम। एंजाइम होगा तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी, एंजाइम नहीं होगा तो नहीं होगी। तो लॉ ये कहता है लिमिटिंग फैक्टर कि अगर किसी रिएक्शन में, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो फैक्टर जो अपनी मिनिमल वैल्यू में होगा, जिसको हम लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे, एक्चुअली गवर्न्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, वही रेट ऑफ द रिएक्शन को गवर्न करेगा। तो उस बेसिस पे ये ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहा गया। प्लांट में कैसे समझोगे, प्लांट में आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्लांट है, उसको आपने कहा कि हम सब कुछ दे देते हैं, क्या क्या देंगे, आप उसे लाइट दे दीजिए, आपने वेल लाइट एरिया में रखा हुआ है, तो सनलाइट प्लांट को मिल रही है, तो बहुत सारी सनलाइट मिल रही है उसे। प्लांट को कोई कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में तो CO2 ज़्यादा ही है, बल्कि देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग से CO2 का लेवल और बढ़ ही रहा है। प्लांट में वाटर का स्टेटस यूजुअली लिमिट नहीं करता है, क्योंकि हर प्लांट को जितना पानी चाहिए होता है वो एनी हाउ मैनेज कर ही लेता है, तो वाटर भी आपने दे रखा है। और फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल चाहिए वो प्लांट के पास इनफ है, तथा प्लांट में लीव्स जो है वो मोस्टली ग्रीन है। अब ये चार चीज़ों के हिसाब से अगर देखा जाए, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज, और बाई प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज बन जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी डिफ्यूज होकर। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में 6 चीज़ें हैं। अब इन 6 में से रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा, तो इन 6 में से वो डिसाइड करेगा जो सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसी को आप लिमिटिंग फैक्टर या अभी मिनिमल वैल्यू में जो होगा वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। और इनमें से अगर देखा जाए कि सबसे कम क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए आपने प्लांट लिया था, तो प्लांट तो पूरा ग्रीन है, अगर प्लांट ग्रीन है तो उसके हिसाब से क्लोरोफिल लिमिट नहीं कर रहा, प्लांट को पानी दे रखा है वो लिमिट नहीं कर रहा, सनलाइट दे रखी है वो लिमिट नहीं कर रही, CO2 दे रखा है वो लिमिट नहीं कर रहा, ठीक है, अभी कोई लिमिट नहीं कर रहा, तो फोटोसिंथेसिस होती चली जा रही है। पर जैसे ही शाम आएगी तो लाइट लिमिट कर जाएगी। अब शाम हो गई, 5-6 बज गया, सनलाइट खत्म हो गई, तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि लाइट नहीं है तो कैसे होगा। हालांकि अभी भी शाम को भी क्लोरोफिल कम नहीं हुआ, पानी कम नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हुई, कम क्या हो गया, लाइट कम हो गई। या मान लीजिए आपने 3-4 दिन से पौधे को पानी नहीं दिया होता, तो पौधा मुरझा जाता, हो सकता है दोपहर में ही रेट कम हो जाए। दोपहर में लाइट तो है बट वाटर का स्टेटस लिमिट कर गया, हो सकता है लीफ ग्रीन की जगह ब्राउन हो चुकी हो, तो ब्राउन कलर की लीफ से फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो क्लोरोफिल का अमाउंट लिमिट कर गया। कोई ना कोई तो करेगा, कोई भी प्रोसेस इन डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं हो सकता, चाहे बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो या फिजिकल हो, तो इसलिए कभी ना कभी कोई ना कोई तो लिमिट करेगा ही करेगा। इसी को हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर, थ्योरेटिकल है, आप इसको बुक में बनाएंगे तो इस तरीके से दिया हुआ है। ये ग्राफ है, इधर हम मान लेते हैं कि ब्लैकमैन ने जो ग्राफ बनाया था वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बनाया था, तो हम CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर कर लेते हैं। जो इधर है वो फोटोसिंथेटिक रेट है, फोटोसिंथेटिक रेट को हमने लिखा था रिलीज ऑफ ऑक्सीजन से, पिछली क्लास में आपको समझाया था। अब मान लीजिए सारी चीज़ें अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, बढ़ता जा रहा है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ जाएगी, तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद आप CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लो, फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ रहा, वो कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब है कि कोई ना कोई फैक्टर तो लिमिट कर ही जाएगा, अनलिमिटेड कुछ नहीं हो सकता, है ना। मान लीजिए आप कहें कि सर हम पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ाते रहिए, तो कोई एक हम दोनों में से कभी ना कभी तो थक के बोलेगा ही कि सर अब नहीं हो सकता। दोनों को नहीं बोलेंगे तो हो सकता है मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, अपने आप क्लास रुक जाएगी। तो कोई भी प्रोसेस इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं हो सकता। अगर प्रोसेस को गवर्न करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, तो जो फैक्टर अपनी कम क्वांटिटी में होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वही गवर्न करेगा। उसी को बायोलॉजी में लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, और इसको ब्लैकमैन ने दिया था। और ये ऐसा नहीं है कि आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे हैं,
तो ये लॉ फोटोसिंथेसिस पे अप्लाई होगा। ये लॉ हर एक जगह अप्लाई होता है, पूरी बायो में हर एक प्रोसेस के लिए, इवन जूलॉजी के फैक्टर्स भी अगर हैं किसी प्रोसेस के तो वहां पे भी अप्लाई करें। अगर मान लीजिए CO2 लिमिट कर दी तो ठीक है, जब आप इसको बढ़ा दोगे तो ग्राफ और ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर लिमिट कर जाएगा, ऐसे जाता जाएगा। तो इसको हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से जाना है ना। ये इंपॉर्टेंट लॉ है कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ना? आप इस पर लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से है ना, इज गवर्न्ड बाय द फैक्टर which is present in its minimal value। इसी को आप लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। जो अपनी मिनिमल वैल्यू में होगा वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। इससे पहले बुक में लिखा है कि इफ ए केमिकल रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय मोर देन वन फैक्टर्स देन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय द फैक्टर which is present in its minimal value and this is called the limiting factor। तो इसको हमने ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का नाम दे दिया। अब फैक्टर कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को गवर्न करने के लिए, ये थ्योरेटिकल है लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से होंगे। 50% ऑफ द क्वेश्चंस आप अगर प्रीवियस एग्जाम में देखोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से आएंगे, इस टॉपिक से आएंगे। मतलब चैप्टर तो बहुत बड़ा था बट आधे से ज्यादा चैप्टर का जो वेटेज है वो अकेला केवल यही है कि कोई भी फैक्टर किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के रेट को गवर्न करता है ना। अब जहां तक फैक्टर्स होते हैं वहां पे मैं जैसे ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था, तो फैक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं प्लांट बेस्ड, इनको आप इंटरनल फैक्टर बोल सकते हो या इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोल सकते हैं। सर आपके कैमरे का एंगल टेढ़ा हो गया, वो देख नहीं रहा। फोटोसिंथेसिस कहाँ से होती है, लीफ से होती है। तो एक तो लीफ बेस्ड हो जाएंगे है ना। लीफ में लीफ का साइज, बड़ी लीफ है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी छोटी लीफ के कंपैरिजन में है ना। साइज हो गया, लीफ की एज, अगर लीफ येलो है, ओवर मैच्योर है तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, ग्रीन है तो ज्यादा होगी। अगर बहुत यंग लीफ है तो वो पेल येलो कलर की होती है तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता है। तो साइज हो गया, एज हो गया, नंबर हो गया, जितनी ज्यादा लीफ उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। और ऐसे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है लीफ किस एंगल पे है सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को गवर्न करे। जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो पीछे कहीं लिखा होगा एनसीईआरटी में कि क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलाइन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट सोलर लाइट है ना। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए लीफ ऐसे बनी है, फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, तो लाइट ऐसे आएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए। अगर किसी प्लांट के अंदर लीफ ऐसे है ना, ये प्लांट है और ये इसकी लीफ है, तो लाइट ऐसे आएगी, कम पड़ेगी। अगर लीफ ऐसी हो जाएगी तो ज़्यादा पड़ जाएगी, लीफ अगर ऐसे हो जाएगी तो लाइट और कम पड़ेगी। तो ओरिएंटेशन ऑफ लीफ भी इंपॉर्टेंट होता है और जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उसी के हिसाब से फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये लीफ बेस हो गए। अगर लीफ में ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, एक्चुअली लीफ में फोटोसिंथेसिस किससे होती है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है मेसोफिल सेल से है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लीफ का सरफेस एरिया हो सकता है और उसके बाद आएगा नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स पर यूनिट एरिया। एक तो लीफ का सरफेस एरिया हो सकता है। लीफ के सरफेस एरिया का मतलब ये है कि अगर आपने कोई कंपाउंड लीफ बनाई तो कंपाउंड लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा आएगा है ना। जैसे मान लीजिए मैं बना ही देता हूँ कि ये एक सिंपल लीफ है और एक लीफ ऐसी है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर आप ऐसे बनाएंगे
तो सरफेस एरिया और ज़्यादा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर कांस्टेंट आ रहा है, मान लीजिए आपने लीफ ये लिया है, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये लिया है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये लिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये लिया हुआ है, सब एरिया बराबर है, फिर भी फोटोसिंथेसिस का रेट अलग अलग आ रहा है। तो क्यों आएगा? क्योंकि इनमें मीजोफिल सेल का नंबर कितना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस है वो नंबर ऑफ मीजोफिल सेल से निकल के आती है। यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो एपिडर्मिस से आएगा, और एपिडर्मिस की सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है ना, एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता, तो इन जनरल फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। ऐसे अगर आप ये एरिया लोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मिडरिब आ रही है, मिडरिब में फिर जाइलम फ्लोएम आएगा, और जाइलम फ्लोएम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो यहाँ भी नहीं। अगर यहाँ लोगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से कोई वेन भी नहीं आ रही, कोई सरफेस भी नहीं आ रही, तो प्योरली म्यूजोफिल सेल्स हैं, तो फोटोसिंथेसिस का रेट इस एरिया में सबसे ज्यादा हो जाएगा। एरिया सबका बराबर है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बट इंपॉर्टेंट ये कि अगर रेट डिफर कर रहा है तो इसलिए डिफर कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ म्यूजोफिल सेल्स हर जगह अलग अलग है। और अगर ये भी कांस्टेंट है फिर भी वेरिएबल आ रहा है, तो आएगा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट से पर म्यूजोफिल सेल, और फिर लास्ट में ये भी वेरिएबल है तो अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल से। पर क्लोरोप्लास्ट। तो ये सब लीफ बेस्ड फैक्टर है ना, ये। और दूसरा इसमें हो सकता है इंटरनल CO2। इंटरनल CO2 जो मेटाबॉलिक CO2 कहलाती है। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से रिलीज हुई, तो रेस्पिरेशन से रिलीज होने वाली CO2 अलग है और एटमॉस्फेयर से आने वाली CO2 अलग है, उसे इंटरनल और एक्सटर्नल CO2 बोला जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द ओनली फैक्टर जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैटेगरी में जाता है। हालांकि दोनों का रिस्पॉन्स एक ही है, ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स भी अलग अलग हो जाए, बट CO2 is the only factor which comes under both plant-based internal factor as well as environment-based external factor। तो ये तो इंटरनल हो गए, बहुत इजी है इसलिए इन्हें पहले कर लिया। लीफ बेस हो सकते हैं, लीफ में साइज, नंबर, एज, ओरिएंटेशन। अगर ये सब बराबर है तो लीफ का सरफेस एरिया देखो, अगर ये भी बराबर है तो उस एरिया में नंबर ऑफ म्यूजोफिल सेल्स कितनी आ रही हैं, अगर ये भी बराबर है तो सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, क्योंकि सेल के क्लोरोप्लास्ट अलग अलग होते हैं। और अगर ये भी बराबर है तो एक्चुअली अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि जो एरो पे आपने लिखा है 6CO2 6H2O इक्वल्स टू सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिखा हुआ है, तो एक्चुअली तो हमें क्लोरोफिल ही चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और एक इंटरनल CO2 का भी ऑप्शन आ सकता है। फिर दूसरे जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इनको आप एनवायरमेंटल या एक्सट्रिंसिक फैक्टर कह सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे? इसमें जो पहला फैक्टर दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लाइट, 4 फैक्टर दिए हैं, लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर। एनसीईआरटी में 4 फैक्टर दिए हैं, तो हमें ये 4 तो पूरे पढ़ने ही है सबसे पहले। अब जब आप लाइट के लिए पढ़ोगे तो लाइट में एक्चुअली बहुत कुछ है ना। अगर आप लाइट की सिर्फ बात करें कि लाइट इकलौता अकेला फैक्टर है, लाइट आसानी से वर्क कर जाएगा, तो ये थ्योरेटिकल है, मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी फैक्टर आपको बुक से पढ़ने। एक लाइट आएगा, एक दूसरा फैक्टर आएगा नेक्स्ट के, इसके बाद CO2 दिया हुआ है, एक तीसरा दे रखा है टेम्परेचर, जो चौथा दे रखा है एनसीईआरटी में वो वाटर है। क्योंकि ये थ्योरेटिकल है लेकिन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जो जो लाइंस दी गई हैं वो लाइंस आपको याद रखनी है। जब आप लाइट पढ़ेंगे पहले, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी राइट नाउ है तो आप उसमें देख भी सकते हैं अगर चाहें तो। होता ये है कि जब हम
लिमिटिंग फैक्टर का ग्राफ बनाते हैं, जैसे भी हमने बनाया था, ये ग्राफ बना हुआ है, आपने जहाँ CO2 लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, वहाँ पे आप लाइट कंसिडर कर लीजिए, है ना। तो अब लाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, लाइट में 3 चीजें आती हैं। एक तो लाइट का ड्यूरेशन, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने घंटे की लाइट देंगे उतनी फोटोसिंथेसिस होगी। 2 घंटे की देंगी तो 2 घंटे के हिसाब से होगी, 10 घंटे लाइट मिलेगी प्लांट को तो वो 10 घंटे के हिसाब से करेगा। हालांकि फिर भी लाइट में लाइट का ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा 2 चीजें और क्या है, पहले आता है लाइट की क्वालिटी। हम पहले कलर की बात करते हैं। लाइट की क्वालिटी से मतलब ये होता है कि लाइट किस वेवलेंथ की है, लाइट किस कलर की है। और आपने पीछे पढ़ा था TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, तो आपको उसमें लिखाया था कि स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ लाइट जो है उसको भी एंगलमैन ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था और ये कंक्लूड किया था कि मोनोक्रोमेटिक में अगर रेड कलर की लाइट है तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी फॉलोड बाय ब्लू, और अगर ग्रीन कलर की लाइट दे रहे हैं प्लांट को तो ऑलमोस्ट नो फोटोसिंथेसिस का केस आता है। तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ लाइट के हिसाब से ये आएगा कि रेड लाइट में मैक्सिमम है फॉलोड बाय ब्लू एंड लीस्ट फोटोसिंथेसिस या लीस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लाइट। तो ये लाइट की कलर या लाइट के वेवलेंथ के हिसाब से बात की जाती है। और फिर एक आता है लाइट की इंटेंसिटी, लाइट कितनी तेज है, जैसे ब्राइट लाइट है या डिम लाइट है। क्वेश्चन पूछा गया कि क्लाउडी डेज होंगे तो क्या होगा, तो क्लाउडी डेज का मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई तो लाइट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो लाइट रिएक्शन कम, अकॉर्डिंगली डार्क रिएक्शन कम, यानी रेट डिक्रीज कर जाएगा। ब्राइट लाइट होगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि लाइट की इंटेंसिटी अगर आप अनलिमिटेड कर दो तो रेट अनलिमिटेड हो जाएगा। एक लिमिट के बाद जाके ये सैचुरेशन तो हर जगह आना ही आना है, तो लाइट का भी सैचुरेशन आता ही है। तो लाइट की इंटेंसिटी का भी आएगा, क्वालिटी का भी आएगा, और जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने घंटे की लाइट देंगे उतनी घंटे फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लाइट में ये आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ पे लाइट को स्टार्ट किया गया वहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई कि जब भी कभी आप लाइट को वेरिएबल रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर सेकंड, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जब CO2 को वेरिएबल करोगे तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होनी चाहिए। आप 2 लिमिटिंग फैक्टर को एक साथ नहीं स्टडी करोगे। आप कह दें कि सर मैं लाइट भी बढ़ा रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा रहा हूँ, अब फोटोसिंथेसिस के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको कैलकुलेट करना, फिजिक्स में तो आप 2 वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी, बट बायोलॉजिकली ब्लैकमैन ने ऐसा सजेस्ट नहीं किया। इसलिए वो लाइन एनसीईआरटी ने रेफरेंस में पहले ही कोट कर रखी है कि जब आप CO2 को एज ए वेरिएबल फैक्टर पढ़ेंगे तो वो तभी पढ़ेंगे जब इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा हो। लाइट की इंटेंसिटी लिमिटिंग नहीं होनी चाहिए। और जब आप लाइट को एज ए फैक्टर पढ़ोगे तो CO2 की लो अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तब CO2 लिमिटिंग नहीं है तो लाइट को लिमिटिंग कर सकते हो, अगर लाइट लिमिटिंग नहीं है तो CO2 को लिमिटिंग किया जा सकता है। 2 वेरिएबल एक साथ लिमिटिंग फैक्टर नहीं बन सकते। तो ये एक रेफरेंस लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है वो आपको आगे याद रखनी चाहिए। फिर यहाँ से लाइट से कुछ क्वेश्चन ये हो गए, इंटेंसिटी के हो गए, क्वालिटी के हो गए, लाइट के ड्यूरेशन के हो गए। ठीक, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में फॉलोड बाय ब्लू, नो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन। एक तो मैंने आपको ये करा दिया। फिर लाइट की इंटेंसिटी में मैंने बताया कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। जब आप डिम लाइट से ब्राइट लाइट की तरफ जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाता है। बट अगर बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी आ जाए तो वो भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी तब क्या होगा। तो आप जैसे कहते हैं कि धूप बहुत तेज़ है, पत्तियां झुलस गई हैं, तो फिर उसको बोला जाता है फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। एनसीईआरटी ने जो वर्ड यूज़ किए हैं वो क्या यूज़ किए, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। जहाँ पिगमेंट वाला सेक्शन है वहाँ लिखा हुआ है कि जो फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज होती है उसी से ये कैरोटिनॉइड बचाते हैं। जो डार्क येलो ऑरेंज कलर के या ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं जिन्हें आप कैरोटिनॉइड्स पढ़ते हैं, तो कैरोटिनॉइड्स का रोल क्या है, उनका रोल यही होता है कि वो लाइट इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है तो वो लाइट को रिटेन करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्लोरोफिल को सेफ रखेंगे। नहीं तो क्या होगा, जब लाइट इंटेंसिटी आप क्लोरोफिल या रिएक्शन सेंटर पे एक साथ दोगे
तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ही डैमेज हो जाएगा, और अगर क्लोरोफिल यानी रिएक्शन सेंटर डैमेज हो गया तो आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो गई। तो ब्राइट लाइट इंटेंसिटी पे फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी से आपको ये याद रखना है। ठीक है। फिर आपने एक क्लॉज ये भी पढ़ा था कि अगर इंटेंसिटी लाइट की बहुत ज्यादा कर देंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगी। तो बाद में अगर कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज करेगा। ये कितनी देर तक आप लाइट की इंटेंसिटी को वेरिएबल फैक्टर मान के चल रहे हो, ये सब इन बातों पे डिपेंड करता है। इसलिए लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई। अब सुबह और शाम ये टाइम ऐसा है जिसमें फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट के बराबर हो जाता है। अगर आप सुबह और शाम की बात करेंगे तो क्या होगा, सुबह मतलब मॉर्निंग, जैसे स्टोमेटा कब खुलते हैं, स्टोमेटा लाइट पड़ने के साथ ही खुलना शुरू हो जाते हैं। तो जो मॉर्निंग का टाइम है और जो इवनिंग का टाइम है, उस टाइम पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल्स टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेट हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो गई, ग्लूकोज बन गया, और ऑक्सीजन अगर हम इसको यूज कर लें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में तो फिर CO2 बन गई। तो प्लांट के हिसाब से रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक साथ चलते रहेंगे, इंस्टेंटली जाते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सुबह और शाम एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बराबर हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन का मतलब है व्हेन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जिस पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट के बराबर हो जाएगा वो लाइट कंपनसेशन पॉइंट कहलाएगा। और इस ग्राफ के हिसाब से जहां पे ये सैचुरेशन आएगा वो लाइट सैचुरेशन कहलाएगा। जैसे ये CO2 का है, अगर मैं यहाँ पे CO2 की जगह लिख दूं लाइट, तो ये लाइट का सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा। अगर लिखा है CO2 तो ये CO2 का सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा। ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप रेट बढ़ाते जा रहे हो, ये फोटोसिंथेसिस की इंटेंसिटी या मान लीजिए सिंपल लाइट है वो आप बढ़ाते चले जा रहे हो तो ये बढ़ते ही चला जाएगा, कभी ना कभी जाके तो लिमिट करेगा ही। तो जिस पॉइंट पे लिमिट करेगा उस पॉइंट को नाम दे दिया जाएगा लाइट कंपनसेशन पॉइंट। लाइट में ये सारी बातें याद रखिएगा, लाइट का सैचुरेशन पॉइंट, लाइट का कंपनसेशन पॉइंट, लाइट की इंटेंसिटी कैसे वेरिएबल है, लाइट की क्वालिटी यानी वेवलेंथ कैसे वेरिएबल है, और उससे भी बड़ी चीज ये कि लाइट को जब आप वेरिएबल रखेंगे तो CO2 का वेरिएबल नहीं मानेंगे। ये आपको चीज याद रखनी है। अब इसी तरीके से CO2 दिया हुआ है कि जब CO2 वेरिएबल होता है तो फिर हम लाइट को कांस्टेंट मानते हैं। आप लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दीजिए। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड का रेट अगर बढ़ाएं, जैसे ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ का मतलब यही है कि आपने लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख दिया। अब आप CO2 को वेरिएबल बना सकते हो। तो यहाँ पे भी ये कि CO2 को आप जब वेरिएबल बनाएंगे तो उसके हिसाब से ये आएगा। CO2 जो है वो C3 C4 के लिए अलग अलग आएगा। ये जो सैचुरेशन लाइन जहाँ पे ये सैचुरेट कर जाएगा तो CO2 किस पॉइंट पे सैचुरेट करेगा वो दोनों के लिए अलग अलग है ना। C3 C4 के लिए सैचुरेशन अलग अलग आएगा। ये आएगा 450 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ एयर वॉल्यूम, और ये आएगा 360 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ एयर वॉल्यूम। मतलब ये जो लिमिट है ये लाइन अगर हम C3 प्लांट के लिए बनाए तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन दें जिसके बाद वो ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, सीधी लाइन बन जाएगा जैसे ये बनी हुई है। तो C3 के लिए ये जो वैल्यू है वो 450 माइक्रोलीटर है पर लीटर ऑफ एयर वॉल्यूम, और C4 के लिए ये वैल्यू जो है वो 360 माइक्रोलीटर है पर लीटर ऑफ एयर वॉल्यूम। तो आपको CO2 का सैचुरेशन का लिमिट याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक ये भी लाइन दी है कि अगर हम C3 प्लांट्स में कोई प्लांट ऐसे हैं जो ग्रीन हाउस गैस ये ग्रीन हाउस चैम्बर में ग्रो कर सकते हैं, लाइक टोमेटो दिया है, बेल पेपर दिया हुआ है, तो इस टाइप के प्लांट्स में अगर हम इसे कंट्रोल्ड चैम्बर या ग्रीन हाउस चैम्बर में ग्रो कर रहे हैं और उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें,
आप कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर लगा के CO2 का लेवल बढ़ा सकते हो। मान लीजिए कोई स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी या रसबेरी, बेल पेपर, टोमेटो, इन सब की, ये सब एक्चुअली ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो आपने एक पॉलीथीन के चैम्बर में इन प्लांट्स को लगा दिया और उस चैम्बर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा के दे दिया, उसके लिए CO2 का सिलेंडर लगाया जा सकता है, कोई और तरीका भी किया जा सकता है। तो फिर क्या होगा, फ्रूट का साइज बढ़ जाएगा, ये लिखा है बुक में। तो क्यों बढ़ गया, CO2 ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है तो फूड ज़्यादा बनेगा, फूड ज़्यादा बनेगा तो स्टोरेज होने के बाद फ्रूट का साइज बड़ा हो जाएगा। सो टू इंक्रीज फ्रूट साइज इन fruits and vegetables like these plants, we can also, हम ये भी कर सकते हैं कि अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो इन प्लांट्स में फ्रूट का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है और इसमें C3 C4 की लिमिट्स जरूर याद रखिएगा। फिर आता है कि CO2 क्या कभी लिमिटिंग फैक्टर होती है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली मोस्ट ऑफ द केस में कार्बन डाइऑक्साइड ही लिमिटिंग फैक्टर होता है। इवन ब्लैकमैन ने भी जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने CO2 को ही लिमिटिंग फैक्टर माना था। तो इन मोस्ट ऑफ द केस CO2 एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन इज ओशियन। ओशियन में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है और फिर वो लिमिटिंग नहीं होती। आप ऐसे समझिए कि ओशियन के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर सब हैं और रेस्पिरेशन तो सारे ही लोग करते हैं। तो जब रेस्पिरेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सब रिलीज करेंगे, और क्योंकि ओशियन में है CO2 रिलीज हो रही है तो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी, जबकि एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं होता। एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो गैस है, डिफ्यूज करके दूर दूर हो जाएगी। तो इसलिए ओशियन या मैरीन इकोसिस्टम के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द केस में कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है। ये तो दोनों डायरेक्ट हो गए, दोनों को आप कोरिलेट करके ही पढ़ोगे। जब लाइट को लिमिटिंग करोगे तो फिर CO2 कांस्टेंट, और CO2 को लिमिटिंग करोगे तो लाइट कांस्टेंट। जो थर्ड फैक्टर दिया है वो इजी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता ही है कि टेम्परेचर एंजाइम को गवर्न करता है और डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक है, तो इसलिए एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म होने के लिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस इनहिबिट कर जाएगी। इसका ग्राफ जो आएगा वो वही आएगा जो ऑलरेडी आपने एंजाइम जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा कभी, तो उसमें जो दिया हुआ है सेम, कि आपको पता है कि 45 डिग्री के बाद जो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो नहीं होती। तो डीनेचुरेशन से पहले का टेम्परेचर आप केवल दे सकते हैं। अगर 45 या उससे ज़्यादा का टेम्परेचर देंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, और इस तरीके से टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के रेट को गवर्न करता है। और लास्ट में दे रखा है वाटर। वाटर के लिए भी लिखा हुआ है कि वाटर भी मोस्ट ऑफ द केस में लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। उसके भी रीज़न ये कि वाटर के हिसाब से, वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्लांट अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत कम केस ऐसे हैं जहाँ पे वाटर एज ए लिमिटिंग फैक्टर आएगा, है। CO2 सबसे कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है। अगर मान लीजिए यही 4 ऑप्शन दिए जाए, आपको 4 फैक्टर NCERT में दिए हैं, लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर, और फिर कहा जाए कि इनमें से कौन सा मोस्टली लिमिटिंग फैक्टर है, देन CO2, कौन सा यूजुअली लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, देन आंसर इज वाटर। और बाकी जो डिटेल है वो CO2 और लाइट को लेके ही है, वो आपको ऑलरेडी जितना NCERT में दिया है उतना जरूर पढ़ लीजिएगा, उसी से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं फिजियोलॉजी में, है ना। तो मैंने इसलिए थ्योरी था तो इसलिए आपको फैक्टर्स की डिटेल या डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, आप उसे NCERT से भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आपने सुना है तो उससे भी रिकॉल हो जाएगा आपको, या जब आप क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि किस किस तरीके से वेरिएबल है। जहाँ पे कोई डिजिट या कोई फिगर या कोई एग्जाम्पल दिया गया है वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है। जैसे C3 C4 के लिए डिजिट्स मेंशन की गई हैं, या टेम्परेचर के लिए मेंशन किया गया कि हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन हो जाएगा, या CO2 का इंटरनल सप्लाई इंक्रीज करके आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का साइज बढ़ा सकते हो, तो किस प्लांट में ये कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे लाइट का सैचुरेशन कब आएगा, है ना, लाइट का सैचुरेशन किस तरीके से आएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन अलग होता है, सैचुरेशन अलग होता है, ये दो अलग अलग चीज़ें। कंपनसेशन का मतलब होता है कि जब फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट के बराबर हो जाए,
अगर लाइट इंटेंसिटी पे कर रहे हैं तो वो लाइट कंपनसेशन पॉइंट, और अगर आपने मान लेते हैं कि उसको CO2 के लेवल पे पड़ा तो CO2 कंपनसेशन पॉइंट। CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब ये आएगा कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से रिलीज हो रही है, रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज कर लें तो कोई ग्रोथ तो होगी नहीं। और जितना ग्लूकोज बन रहा है फोटोसिंथेसिस से बाय यूजिंग CO2, उतना ही ग्लूकोज अगर ऑक्सीडाइज हो जाए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और CO2 रिलीज हो जाए तो इट मीन्स कि कोई ग्रोथ नहीं होगी, जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की वो होती रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन अलग है, सैचुरेशन अलग है, ये दो बातें अलग अलग हैं, अलग अलग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के जैसे ही है। उसमें भी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS और ये सारी चीजें आएंगी, है ना। कोई डाउट किसी को कुछ? नो सर।